नमस्कार, टॉप 9 में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं गौरव अग्रवाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट पर मंडराते महायुद्ध के खतरे की। क्या अगले कुछ घंटों में ईरान पर हो सकता है अटैक? हमले का प्लान किसने लॉक किया और रूस ने किसे बताया महायुद्ध का खलनायक? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरें देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। ईरान पर किसी भी वक्त इजराइल से बड़ा हमला हो सकता है। नेतन्याहू से बातचीत के बाद बाइडेन ने भी कहा कि इजराइल को अपने बचाव का पूरा अधिकार है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया कि वो मिडिल ईस्ट में संघर्ष नहीं चाहता। ईरान पर हमले के लिए इजराइल पूरी तरह तैयार है। ईरान को ये वार्निंग रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दी और कहा कि ईरान में हमला घातक, सटीक और अप्रत्याशित होगा। ईरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ। अब ईरान के मिसाइल हमले का विध्वंसक जवाब मिलेगा। इजरायली विदेश मंत्री के विस्फोटक बयान के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने भी बड़ी चेतावनी दी। अब्बास अरगची ने कहा कि इजराइल ईरान के धैर्य की परीक्षा न ले। जरूरत पड़ने पर हम किसी से भी लोहा ले सकते हैं। अरगची ने ईरानी मिसाइलों को अजय बताया। इजराइल को ईरान पर हमले की रणनीति तैयार हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। नेतन्याहू की अध्यक्षता में हुई वॉर कैबिनेट की बैठक में हमले के वक्त और डिफेंस पर चर्चा हुई। खबर है कि सिक्योरिटी कैबिनेट की हरी झंडी के बाद ही अटैक शुरू हो सकता है। ईरान पर इजरायली हमले का काउंटडाउन शुरू है। ये आशंका इजरायली मीडिया जता रही है। कुछ देर बाद रात 10 बजे हमले पर आखिरी फैसला हो सकता है। तेल अवीव में होने वाली सिक्योरिटी कैबिनेट में इसे लेकर वोटिंग होगी। अगर सभी पक्ष एकमत हुए तो अटैक तय है। इजरायल की जंगी तैयारियों को देखते हुए ईरान ने भी पुख्ता तैयारियां की है। IRGC ने इजरायल के खिलाफ अपनी 2000 मिसाइलों को मोर्चे पर रेडी रखा है। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर ये दावा किया। न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इजरायल और अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान में न्यूक्लियर सिद्धांत बदलने की मांग तेज हो गई है। दुनिया को कड़ा संदेश देने के लिए 29 ईरानी सांसदों ने खामनेई से न्यूक्लियर टेस्ट करने को कहा है। न्यूक्लियर वेपन से धार्मिक प्रतिबंध हटाने की अपील की गई है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका के बीच अमेरिका को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। वॉटसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से पहले तक अमेरिका ने इजरायल को 2000 करोड़ से ज्यादा के गोले बारूद सप्लाई किए। 85 सालों में ये अमेरिका से सबसे बड़ी सैन्य मदद है। रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन पर मिडिल ईस्ट से युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। रूसी प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि बेरूत में मौत पर दिखावा करने वाले ये दोनों देश लेबनान पर अटैक के मेन गाइड हैं। रूस ने यह भी दावा किया है कि हिजबुल्लाह की चेन ऑफ कमांड अभी खत्म नहीं हुई। और ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने इजरायल पर बोला चौतरफा अटैक। सीरिया के किन शहरों पर इजरायल ने की भीषण बमबारी और हाइफा में इजरायली सैन्य बेस की जासूसी किसने की? जानने के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। इराक से दक्षिणी इजरायल पर एक बार फिर प्रॉक्सी अटैक हुआ। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इलात में IDF बेस पर सुसाइड ड्रोन से विध्वंस मचवाया। ये 24 घंटे में इलात पर 5वां ड्रोन स्ट्राइक है। इससे इजरायल का गुस्सा और भड़क सकता है। इजरायल के इलात पर इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक के हमले पिछले 6 दिनों से लगातार जारी हैं। इससे पहले 4 अक्टूबर को हुए हमले में IDF के 2 जवान मारे गए थे, जबकि 24 घायल हो गए थे। अब इजरायल से भी IRI के ठिकानों पर पलटवार की आशंका है। प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रही IDF ने फिर सीरिया में विध्वंस मचवाया। 3 शहरों दमिश्क, हमा और होम्स में इजरायली विमानों ने भीषण बमबारी की। इजरायली मिलिशिया के ठिकानों पर हुए अटैक में उसके कई हथियार डिपो तबाह कर दिए गए। विध्वंस की ये तस्वीरें दमिश्क देहात के अल केसवा जिले की हैं। सीरियाई सेना के अड्डे, IRGC, कुद्स फोर्स और हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज पर ऐसी बमबारी हुई कि पूरा इलाका दहल गया। हथियार और विस्फोटकों में लगी आग दूर तक नजर आई। इजरायल की सेना ने सीरिया के दमिश्क में भी हमले किए। हिजबुल्लाह और IRGC के ठिकानों को टारगेट कर बमबारी की गई। IDF की स्ट्राइक में 3 से ज्यादा बिल्डिंग तबाह हो गई, जिसमें यूनिट 4400 का एक कमांडर मारा गया। वो ईरान से वेपन डील की कड़ी था। ईरान के प्रॉक्सी गुटों से इजरायल को कई मोर्चों पर गंभीर चुनौती मिल रही है। अल कसाम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर सेंट्रल गाजा में IDF को बड़ी चोट देने का दावा किया। वीडियो में घात लगाए लड़ाके IDF ट्रूप्स पर मशीन गन, ATG और IED से हमले करते नजर आए। इजरायल पर जारी प्रॉक्सी अटैक के बीच हिजबुल्लाह ने एक चौंकाने वाला वीडियो जारी किया। वीडियो में हिजबुल्लाह का एक जासूसी ड्रोन हाइफा के आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। दावा है कि अब हिजबुल्लाह के रॉकेट की जद में इजरायली बेस आ चुका है। इजरायल की निगरानी के बावजूद हिजबुल्लाह ने अपर गलीली के 2 क्षेत्रों में 40 से ज्यादा रॉकेट दागे। किरित शिमोना और मार्गालियट पर रॉकेट बौछार से हड़कंप मच गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक कुछ रॉकेट्स को आयरन डोम ने रोक दिया, लेकिन कुछ सीधे इमारतों पर गिरे।
ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर नकेल की पुख्ता तैयारी है। इजरायल और अमेरिका में इसे लेकर तैयारी शुरू है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संयुक्त ऑपरेशन पर बाइडेन और नेतन्याहू के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान इजरायली सीडीएस और कमला हैरिस भी मौजूद रहे। और लेबनान में आज कहां जारी रहा आईडीएफ का बारूदी प्रहार। सरहद पार से नॉर्थ इजराइल पर कितने रॉकेट बरसे और नेबलस में इजराइल का सीक्रेट ऑपरेशन क्यों? बैटलफील्ड की अहम खबरें देखिए वॉर जोन टॉप 9 में। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड फोर्स की मदद से इजरायल का बारूदी प्रहार आज भी जारी रहा। आईडीएफ के बटालियन 36 डिवीजन के कमांड में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंट हमले किए गए। 500 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का दावा है। बेरूत एयर स्ट्राइक के जवाब में हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में विनाशक हमले किए। साफेद में रॉकेट अटैक का ये वीडियो देखिए। रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा। धमाका इतना तेज हुआ कि वीडियो बना रहा शख्स जमीन पर गिर पड़ा। हिजबुल्लाह से जंग के बीच नॉर्थ इजराइल पर करीब 300 रॉकेट दागे गए। इस दौरान साफेद के रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया। हालांकि इजरायली आयरन डोम ने कई रॉकेट तबाह कर दिए, लेकिन अलर्ट सायरन से पूरा इलाका सहम गया। इजरायल की किरियत शिमोना में आज भी हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे। रिहायशी इलाकों को टारगेट कर एक साथ रॉकेट और ड्रोन से अटैक हुआ। अलर्ट सायरन की गूंज हर तरफ सुनाई दी। हालांकि इजरायली डिफेंस ने अपना काम बखूबी निभाया। कई ड्रोन हवा में ही तबाह कर दिए। इजरायल के हाइफा में भी लेबनान से रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह ने एक साथ कई रॉकेट दागे। खासकर उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां इजरायली सेना की मौजूदगी थी। इस अटैक में आईडीएफ बेस पर 2 लोगों की मौत की खबर है। इजरायल की सेना एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रही है। उत्तरी गाजा में भी उसके विमानों ने जोरदार बमबारी की। आईडीएफ के विस्फोटक अटैक में ताल अल जाता क्षेत्र में कई घर तबाह हो गए। हमास के होने की आशंका में हमले का दावा है। हिजबुल्लाह की तरह हमास ने भी नॉर्थ इजराइल में ड्रोन से कई हमले किए, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस ने उसके हमलों को नाकाम कर दिया। आईडीएफ ने रिहायशी इलाके से ईरानी ड्रोन के मलबे बरामद किए। भीषण जंग के बीच वेस्ट बैंक में नेबलस में इजरायल का सीक्रेट ऑपरेशन देखने को मिला। हमास के ठिकानों पर सिविल ड्रेस में नजर आ रहे स्पेशल फोर्स के जवानों ने अचानक धावा बोला। आमने सामने की फायरिंग में हमास कमांडर समेत 5 लड़ाके मारे गए। वेस्ट बैंक में अंडर कवर इजरायली यूनिट के एक्शन से हड़कंप है। खुफिया इनपुट के बाद आईडीएफ ने नेबलस में रेड की। कमांड सेंटर पर फायरिंग के बाद हमास ने आईडीएफ को धमकी दी। हमास ने कहा कि सीक्रेट ऑपरेशन से वो डरने वाला नहीं है। और अब विस्फोटक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। रूस के क्रास्नोडोर क्राई में यूक्रेन ने मिसाइलों से भीषण स्ट्राइक की। सूत्रों के मुताबिक ईएस में रूसी सेना के उस वेपन स्टोर को टारगेट किया गया जहां सैकड़ों ईरानी ड्रोन रखे हुए थे। क्रूज मिसाइल से किए गए इस अटैक में कई शाहिद 136 ड्रोन के तबाह होने का दावा है। कुर्स्क में रूस की ड्रोन ब्रिगेड कहर मचा रही है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी कर अमेरिकी M1126 स्ट्राइकर को ध्वस्त करने का दावा किया है। कुर्स्क में अब तक यूक्रेन को मिले 10 कॉम्बैट व्हीकल तबाह करने का दावा है। डोनेट्स्क के क्रामाटोर्स्क में रूस की वायुसेना ने प्रचंड प्रहार किया। यूक्रेनी सेना के सेटलमेंट पर फैब 500 बम गिराए। एक के बाद एक 2 बमों के प्रहार से 30 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। ये दावा रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। मारियो रस्क, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी से जुड़ी बड़ी खबर है। कुद्स फोर्स चीफ इस्माइल कानी जिंदा है। जी हां, बड़ी खबर। कानी से ईरानी इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है। नसरल्लाह की हत्या को लेकर कानी से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान कानी को हार्ट अटैक आया, ये जानकारी भी सामने आ रही है। वैसे इजरायल ने ईरान पर हमले का अंतिम फैसला ले लिया है। 5 घंटे की मैराथन बैठक और 30 मिनट की बाइडेन बेंजामिन बातचीत के बाद अमेरिका की सहमति मिल चुकी है। यह तय हो चुका है कि ईरान पर कब, कहां और कैसे हमले किए जाएंगे। रिपोर्ट यह भी है कि अमेरिका ने इजरायल के लिए खतरा बन चुकी ईरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इजरायल और अमेरिका के इस प्लान से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भड़क गए हैं और एटमी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। आशंका बढ़ गई है कि अरब में जल्दी ही परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है।
שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. एक अक्टूबर 2024 को जब ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें फायर की, तभी यह तय हो गया था कि ईरान पर इजराइल के विनाशक पलटवार निश्चित है। इजराइल ने अब यह ऐलान कर दिया है कि ईरान पर हमले कब होंगे, कहां होंगे और कैसे होंगे, ये तय हो चुका है। עכשיו אתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע. इजराइल इस जिद पर अड़ा था कि ईरान पर हमले होंगे और उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया जाएगा। इजराइल के इस जिद पर बाइडेन भड़के हुए थे, लेकिन अब ईरान पर हमलों के प्लान को हरी झंडी मिल चुकी है। ये सब तय हुआ है बाइडेन और नेतन्याहू की लंबी बातचीत के बाद और उससे पहले हुई सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में। नौ अक्टूबर की रात नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक में ईरान पर हमलों के ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन से 30 मिनट तक बात की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी फोन लाइन पर थीं। बेंजामिन के साथ राजनयिक सलाहकार ओफिर फाक, सैन्य सचिव रोमन गॉफमैन, चीफ ऑफ स्टाफ जाकी ब्रेवमैन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख गिल रीख मौजूद थे। नेतन्याहू ने इस बातचीत में अमेरिका को ईरान पर हमलों के ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी दी। वॉशिंगटन से मिली जानकारी के मुताबिक पहले इजराइल ईरानी तेल के कुओं पर हमले करना चाहता था। इसके साथ ही ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का प्लान था। इनके साथ साथ ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले करना चाहता था। लेकिन अमेरिका की सलाह और कैबिनेट बैठक में बातचीत के बाद ईरान के मिसाइल और सैन्य बेस पर हमलों को हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि अमेरिकी मीडिया हाउस ABC न्यूज के मुताबिक इजराइल ने पूरा ब्लूप्रिंट अमेरिका के साथ साझा नहीं किया है, लेकिन बाइडेन प्रशासन इजराइल के इस प्लान पर सहमत है। सवाल यह है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले न करने के लिए बेंजामिन सहमत क्यों हो गए? तो इसके पीछे है अमेरिका की ईरान में तख्ता पलट कराने की रणनीति। अमेरिका ने इजराइल को भरोसा दिया है कि ईरान में खमेनी की इस्लामिक सरकार को गिराने की नीति पर काम तेज कर दिया गया है। ईरान के निर्वासित राजकुमार मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपी जाएगी। 1979 तक ईरान में पहलवी वंश का ही शासन चलता था। पहलवी राज परिवार अमेरिका की समर्थक सरकार है। यानी अमेरिका एक बार फिर ईरान को 1979 वाली स्थिति में लाने की तैयारी कर रहा है। और इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के शहंशाह मोहम्मद रेजा शाह पहलवी हुआ करते थे। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति भड़की और पहलवी का तख्ता पलट कर दिया गया।
मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने परिवार सहित अक्टूबर 1979 को तेहरान छोड़ दिया। 22 अक्टूबर 1979 को ईरान के शहंशाह पहलवी अमेरिका पहुंचे। वर्तमान में शहंशाह के वारिस उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी हैं। रेजा अमेरिका के वर्जीनिया के ग्रेट फॉल्स में रहते हैं। रेजा ईरान का शासन वापस चाहते हैं। वॉशिंगटन का पहलवी को इस मुद्दे पर समर्थन है। रजा शाह पहलवी ने कहा है कि वो ईरान में लोकतांत्रिक सरकार चलाने पर सहमत है। अमेरिका चाहता है कि इस्लामिक सरकार को हटाकर अपने समर्थन वाली सरकार बनाई जाए। इजराइल के हमलों की तैयारी और अमेरिका के प्लान की जानकारी मिलते ही ईरान चौकन्ना हो गया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के इस ब्लूप्रिंट को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा माना है। ईरानी सांसदों के एक समूह ने खामनेई को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आत्मरक्षा के लिए एटमी हथियारों को जरूरी बताया गया है। ईरानी संसद ने सुप्रीम लीडर खामनेई से एटम बम बनाने की इजाजत मांगी है। रिपोर्ट यह भी है कि ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर चुका है। सेमनान प्रोविंस में ईरान ने 7 अक्टूबर को परमाणु बम का परीक्षण किया, जिसके बाद 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया था। जुलाई के महीने में IAEA ने रिपोर्ट जारी की थी कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में 95% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। IAEA ने कहा था कि ईरान के पास 6 परमाणु बम बनाने लायक वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार हो चुका है। रक्षा जानकारों के मुताबिक ईरान तकनीकी तौर पर एटम बम बनाने के लिए तैयार है। अब उसे सिर्फ राजनीतिक हरी झंडी की जरूरत है। खामनेई सरकार पर संकट आता देख ईरान अब एटम बम बनाने जा रहा है। यूएस इजराइल के ब्लूप्रिंट को बर्बाद करने के लिए ईरान ने यह तय किया है कि इजराइल ने अगर छोटा हमला भी किया तो उसका जवाब देने में देरी नहीं की जाएगी। ईरान ने अपने स्तर पर राजनयिक गतिविधि भी तेज कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। रूस, चीन सहित अरब के दूसरे देशों से भी समर्थन हासिल करने की मुहिम तेज कर दी है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ये जंग एटमी बवंडर में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और तेल अवीव की इमारत में भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले से भड़की है आग। विस्फोट से तेल अवीव में बड़ी तबाही मची है। तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक व्यूह तैयार कर दिया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन हुद-हुद शुरू कर दिया है।
इसके तहत सभी ईरान के प्रॉक्सी संगठन न सिर्फ एकजुट हो गए हैं, बल्कि इजराइल पर 5 तरफ से हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने तो इजराइल के अंदर 15 नए टारगेट सेट कर दिए हैं। इजराइल के लिए चिंता की बात यह है कि उसके आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम प्रॉक्सी के हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहे। ईरान ने अब जो कुछ किया है उससे इजराइल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इजराइल को पूरी तरह से मिटाने के लिए ईरान ने ऑपरेशन हुदहुद लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन हुदहुद के तहत ईरान ने सभी प्रॉक्सी संगठनों का एकीकरण कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सी अब एक साथ आकर इजराइल पर 5 तरफ से खतरनाक हमले कर रहे हैं। उत्तर से हिजबुल्लाह इजरायली शहरों को जला रहा है, पूरब से सीरिया के इस्लामिक रेजिस्टेंस धमाके कर रहे हैं, पूरब से ही इराक के कतैब हिजबुल्लाह विस्फोट कर रहे हैं, दक्षिण दिशा से हूती इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, तो भूमध्य सागर यानी पश्चिम से हमास मरीन हमले कर रहा है। इजराइल में 5 तरफ से एक साथ जबरदस्त हमले हो रहे हैं, इसलिए इजराइल की धरती पूरी तरह से दहल रही है। इजराइल में विनाश की सबसे बड़ी और भयावह आग हिजबुल्लाह भड़का रहा है। ये वो आग है जिसमें उत्तरी इजराइल के शहर भस्म हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर इजराइल में 300 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। किरियत शेमोना में 40 रॉकेट की बरसात हुई, कई इमारतों में भीषण आग लग गई। किरियत शेमोना में हिजबुल्लाह के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को भी टारगेट किया, कई रॉकेट विस्फोट से एक इमारत लपटों में घिर गई। गैलिली में हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट फायर किए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। हाइफा में इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया, जिससे शहर में कई विस्फोट हो गए। साफेद में भी इजराइल हिजबुल्लाह के रॉकेट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। यह तो सिर्फ शुरुआत है। ईरान ने इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह ने अल हुदहुद नाम से एक वीडियो जारी किया है। मल्टी लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, इन सब को टारगेट करने की धमकी दी गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। लेकिन इन मिलिट्री बेस के अलावा हाइफा के दक्षिणी सिटी और इसके अलावा नहारिया, किरियात सिमोना के इलाके को भी और सफेद के इलाके को भी, जहां पर लगातार हिजबुल्लाह के रोज सैकड़ों रॉकेट से हमले किए जाते हैं, वहां पर कई अहम मिलिट्री बेस को टारगेट करने की धमकी दी गई है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह ने हाइफा के 15 टारगेट बताए हैं, जिन्हें आने वाले वक्त में ईरानी प्रॉक्सी खत्म करेंगे। इसीलिए इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन हुदहुद। तो हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर कहा है कि हाइफा में उसके 15 नए टारगेट हैं, जिसे आने वाले समय में मिटाने का लक्ष्य है। पहला टारगेट है कामिल सैन्य बेस, दूसरा है जीव सैन्य बेस, तीसरा है किरियात एलाजर बेस, चौथा है स्टेला मरीज बेस, पांचवा है मिसहर सैन्य का बेस। हाइफा में मौजूद ये 5 सैन्य बेस हैं जिसे हिजबुल्लाह ने खत्म करने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, हाइफा में मौजूद आयरन डोम प्लेटफॉर्म, आयरन डोम रेडार बेस, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम, बीएमसी कमांड रूम को भी जलाने की घोषणा कर दी गई है।
हाइफा में मौजूद इजराइल की ऑयल रिफाइनरी, माउंट कार्मेल का टनल, किरियात नहूम इंडस्ट्रियल जोन, हाइफा यूनिवर्सिटी, यहां तक कि ग्रैंड कैनियन मॉल और नई जियोन अस्पताल को भी हिजबुल्लाह ने तबाह करने की रणनीति बनाई है। हिजबुल्लाह ने हाइफा में नए टारगेट जारी कर दिए हैं, तो दूसरे ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की धरती पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट कर रहे हैं। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल के इलात में दर्जनों ड्रोन दागे। इलाक में ही हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हूती ने लाल सागर में इजराइल के जहाज को भी जला दिया। उधर हमास के हमले में आईडीएफ के 2 मरकावा टैंक का खात्मा हो गया। इजराइल के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि लगातार 3 दिनों से उसका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहा है। वो ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। आयरन डोम हमले को विफल नहीं कर पा रहा है, लिहाजा ईरानी प्रॉक्सी इजरायली शहरों को दहलाने में सफल हो रहे हैं। हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम ना तो मिसाइलें फायर कर रहा है और ना ही सायरन बजा रहा है। यही वजह है कि पहली बार इजरायल के 1 दर्जन शहर विनाश की आग में बुरी तरह से जल रहे हैं। चूंकि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उस पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ऊपर से हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर हाइफा में अपने टारगेट बता दिए हैं। इस खतरे से निपटने के लिए इजरायली सेना ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इजरायल एक तरफ इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर आयरन डोम नाकाम क्यों हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसने इजरायल में जीपीएस को बंद कर दिया है। इजरायल ने जीपीएस को इसलिए बंद किया है ताकि ईरानी प्रॉक्सी के मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन रास्ता भटक जाएं और इजरायल के अंदर उनका हमला सफल ना हो सके। इजरायल ईरानी प्रॉक्सी के हमलों से खुद को बचाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सच ये है कि अगर इजरायल के आयरन डोम इसी तरह से नाकाम होते रहे तो इजरायल में ऐसा जलजला आएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का ब्लास्ट, बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने 30 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। हमले से इजराइल में 3 इमारतें बर्बाद हो गई। तो लेबनान में इजराइल की रणनीति का अंदाजा वायुसेना के ताबड़तोड़ प्रहार से होने लगा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को इजरायली सीमा से दूर करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन इसके बाद भी लेबनान की राजधानी समेत कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की जा रही है। एक दिन में ही 100 से अधिक ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों के साथ ही कमांडर्स को भी मारने का मिशन जारी है। माना जा रहा है कि गाजा की तरह ही लेबनान में बड़ी तबाही मचाने के बाद सेना की एंट्री होगी। इजराइल की नीति की इनसाइड स्टोरी आप इस रिपोर्ट में देखिए। हमास से ज्यादा ताकतवर संगठन, गाजा से अधिक मुश्किल हालात। लेबनान में ऑपरेशन इजरायल के लिए आसान नहीं है। जमीन ऐसी है कि सैनिकों के लिए कदम कदम पर खतरा है।
हिजबुल्लाह के हथियार ऐसे हैं कि इजरायली सैनिकों के लिए बच निकलना मुश्किल है। ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन लेबनान की जमीन पर गाजा की तरह लगातार आगे बढ़ते रहना मुमकिन नहीं है। गाजा में ऑपरेशन का अनुभव रखने वाले कमांडर भी लेबनान के भूगोल को सेना के लिए खतरनाक बता रहे हैं। लेबनान गाजा की तरह समतल जमीन नहीं है। लेबनान में पहाड़ों के बीच सुरंग बनाई गई है। हिजबुल्लाह की सुरंग हमास से अधिक आधुनिक है। सुरंग में हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। यही वजह है कि पिछले 7 दिन से लगातार इजरायल की वायुसेना दिन रात लेबनान पर बमबारी कर रही है। जमीन पर मौजूद इजरायली फौज वायुसेना की मदद के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रही है। इजरायल की रणनीति है कि पहले हिजबुल्लाह के हथियार खत्म किए जाएं, हिजबुल्लाह की सुरंग को नष्ट किया जाए, हिजबुल्लाह के तमाम सीनियर कमांडर मारे जाएं। इजरायल के सैनिकों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हिजबुल्लाह का सीक्रेट टनल नेटवर्क है। जंगल और पहाड़ों के बीच ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके अचानक इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। इजरायल के कई सैनिकों की मौत होने के बाद इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन की रफ्तार को रोक दिया था। अब एक दिन में 25-50 फाइटर जेट से बमबारी हो रही है। हर दिन 100 से अधिक ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के गढ़ वाले इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। यारून इलाके को इजरायली वायुसेना ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस इलाके में अब एक भी इमारत सलामत नहीं है। लगता है यहां महीनों से जंग हो रही थी, लेकिन यारून का यह हाल सिर्फ 7 दिनों में हुआ है। यारून गांव को खंडहर बना दिया गया, मस्जिदों को भी बम से नष्ट कर दिया गया। यारून गांव हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजरायल की कोशिश है कि ग्राउंड ऑपरेशन में जमीन के नीचे मौजूद हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह हो, लेकिन इजरायल की सेना सुरक्षित रहे, इसलिए जमीन से हमले के हर खतरे को खत्म कर दिया जाए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास कई ऐसे हथियार हैं जिससे वो काफी दूर से ही इजरायली सैनिकों की पूरी टुकड़ी को खत्म कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली टैंक को भी नष्ट कर सकते हैं, इसलिए पहले जमीन के ऊपर मौजूद ठिकाने और हथियार गोदामों पर बमबारी की जा रही है। हिजबुल्लाह ने स्नाइपर यूनिट की तैनाती भी कर दी है। स्नाइपर गन के साथ एंटी टैंक मिसाइलों का जखीरा लेकर हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली सैनिकों को घेरने की कोशिश में है। तो ग्राउंड ऑपरेशन में कई अड़चने। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायल के सैनिकों को मारने के लिए स्नाइपर ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। हिजबुल्लाह के पास रूस की ड्रागुनोव स्नाइपर राइफल है। इस राइफल से 1300 मीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। इसके अलावा रूस से हिजबुल्लाह को RCT-5000 स्नाइपर गन भी मिली है। इस गन से 1800 मीटर दूर तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके एंटी टैंक मिसाइलें लेकर तैनात हैं। हिजबुल्लाह के पास ईरान की सेग्रे 2 मिसाइल है। ईरान से हिजबुल्लाह को राद एंटी टैंक मिसाइल भी मिली है। इसके अलावा ईरान की एंटी टैंक मिसाइल मिलान भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास है। रूस से लेबनान में करनेत एंटी टैंक मिसाइल की सप्लाई भी की गई है और यही वजह है
कि इजराइल ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है और 24 घंटे में ही हिजबुल्लाह के 500 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। ताबड़तोड़ हमलों के बीच हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर्स को निशाना बनाने का अभियान भी जारी है। बेरूत में हमले के दौरान हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह कमांडर अहमद मुस्तफा अल हज अली मारा गया है। यह हिजबुल्लाह के हुला फ्रंट का कमांडर था। अहमद मुस्तफा इजराइल पर हमले की कमान संभाल रहा था। इजराइल गिन गिनकर हिजबुल्लाह से बदले ले रहा है। पिछले दिनों इजराइल के टैंक पर हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया था। अब इजराइल ने टैंक पर हमले के गुनहगार को भी ठिकाने लगाने का दावा किया है। दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद अली हमदान मारा गया। अली हमदान एंटी टैंक हमलों की कमान संभाल रहा था। अली हमदान ने इजरायली टैंकों को खत्म करने की रणनीति बनाई थी। इजरायली सेना के मुताबिक बेरूत के दाहिया में बरसों से हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। वक्त के साथ हिजबुल्लाह ने पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया और ज्यादातर इमारतों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लिए ही किया जा रहा है। यही वजह है कि नसरल्लाह की मौत के बाद से दाहिया पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल अब लेबनान में प्रतिबंधित फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल कर रहा है। यह फास्फोरस बम का धमाका था जिसके बाद आसमान से इंसान के जिस्म को भेद देने वाले आग के गोले गिरने लगे। इस बम को बनाने के लिए सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल होता है जो कि एक मोम जैसा केमिकल है। बम बनाने के लिए फास्फोरस में रबर मिलाया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यह केमिकल जलने लगता है। ये बेहद खतरनाक बम है क्योंकि हवा के साथ मिलकर ये 800 डिग्री का तापमान पैदा करता है। सफेद फास्फोरस बहुत ज्यादा जहरीला होता है, इसलिए ये इंसान को बीमार भी कर देता है। हवा में जलने के बाद ये एक बड़े इलाके में मौजूद इंसान और पेड़ पौधों समेत तमाम चीजों को जला देता है। केमिकल इंसान की त्वचा या किसी सतह पर मोम की तरह चिपक जाता है। यह इतना गर्म हो जाता है कि किसी मेटल को भी पिघला सकता है। यही वजह है कि दुनिया में फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर बैन है, लेकिन इजराइल अब एक बड़े इलाके की संपूर्ण तबाही के लिए इस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और बड़ी खबर है लेबनान से। लेबनान के बेका में इजराइल की बमबारी में 3 इमारतें तबाह हो गई। हमले में कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। तो लेबनान के बेका में इजराइल ने बमबारी की है और 3 इमारतें इस बमबारी में तबाह हो गई। कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। तो गाजा और लेबनान के बाद अब इजराइल ने सीरिया में भी बमबारी शुरू कर दी है। बीते 48 घंटे से आईडीएफ सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर रही है। उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो हैं। माना जा रहा है कि नेतन्याहू को सीरिया पर बारूदी बारिश की हरी झंडी बाइडेन ने दी है। बाइडेन की कोशिश सीरिया के जरिए ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करने की है। इसके साथ ही वो अरब से रूस के प्रभुत्व को खत्म करना चाहते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। 24 घंटे पहले हुए हमलों से सीरिया संभला भी नहीं था कि अगली रात इजराइल ने एक बार फिर सीरिया के शहरों को दहला दिया। दो अक्टूबर की रात 12 बजे तेल अवीव से एक बार फिर फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और सीरिया में टारगेटेड ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। इजराइल के 10 फाइटर जेट रात के वक्त सीरिया में दाखिल हुए
फाइटर जेट्स के निशाने पर दमिश्क, हामा और होम्स शहर में मौजूद ठिकाने थे। इजराइल ने एक रात में 8 टारगेट्स को तबाह कर दिया। दावा है कि ज्यादातर टारगेट्स पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो बने थे। दरअसल हिज्ब की सप्लाई चेन काटने और उसे कमजोर करने के लिए इजराइल ने सीरिया में ऑपरेशन तेज कर दिया है। वो सीरिया के शहरों को बमबारी कर तहस नहस कर रहा है। हिज्ब के ठिकानों को राख बना रहा है। तबाही की ये तस्वीरें सीरिया के होम्स शहर की हैं, जहां आईडीएफ की बमबारी के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। धमाकों के बाद प्रचंड अग्नि धधक उठी। धू धू कर जलती इमारत में कई बार धमाके भी देखे गए, जिसकी वजह से यहां कई घंटों तक आग धधकती रही। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी इजराइल की एयरफोर्स ने टारगेटेड हमले किए। इजराइल ने यहां एक रिहायशी इमारत पर बम बरसाए। जिसके बाद जगह जगह राख और मलबे का ढेर फैल गया। हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 16 लोग घायल हैं। इजराइल का दावा है कि ये दोनों जगह हिजबुल्लाह से जुड़ी थी, इसीलिए यहां आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। हालांकि सीरिया डिफेंस फोर्स के दावे कुछ और ही कह रहे हैं। होम्स में एयर स्ट्राइक को लेकर इजराइल का दावा है कि यहां हिजबुल्लाह का हथियार डिपो था, जो तबाह कर दिया गया। वहीं सीरिया का दावा है कि यह एक कार असेंबली प्लांट से ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं दमिश्क में अपार्टमेंट पर हमले को लेकर इजराइल का दावा है कि इस इमारत को आईआरजीसी और हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं सीरिया का दावा है कि यह रिहायशी इमारत थी जहां आम लोग रहते थे। किसके दावों में कितना दम है, यह सिर्फ सीरिया और इजराइल के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि सीरिया में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो गया है। वो हर हाल में हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहता है, ताकि लेबनान में उसके लड़ाकों को हथियार विहीन कर सके। सीरिया पर इजराइल की बमबारी की वजह सिर्फ हिजबुल्लाह का हथियार रूट बंद करना नहीं है, बल्कि वो इन हमलों के जरिए संपूर्ण ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करना चाहता है। दरअसल ईरान के लिए सीरिया एक सेंटर पॉइंट की तरह है। ये इराक, लेबनान और वेस्ट बैंक को गाजा से जोड़ता है। इन सभी देशों में ईरान के प्रॉक्सी संगठन मौजूद हैं। सीरिया से ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को कंट्रोल करता है। प्रॉक्सी की सारी मीटिंग सीरिया में ही होती है, इसीलिए इजराइल अब सीरिया को टारगेट कर रहा है। साफ है, इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के गढ़ को पूरी तरह तबाह करना चाहता है, ताकि उसके हौसलों को तोड़ा जा सके। इजराइल सीरिया को दहला रहा है, जिससे ईरान आग बबूला है। सीरिया में मौजूद ईरानी दूतावास ने अपने एक बयान में कहा, इजराइल ने एक बार फिर कायरतापूर्ण मिसाइल हमले किए। दमिश्क में रिहायशी इमारत पर हमला एक अपराध है, जिसमें निर्दोष महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। इजराइल को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इजराइल सीरिया पर बमबारी कर एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। एक तरफ उसकी कोशिश प्रॉक्सी नेटवर्क को तबाह करने की है, तो दूसरी तरफ वो रूस को अरब में कमजोर करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है।
रूस ने सीरिया को अरब में अपना पावर सेंटर बना रखा है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन सीरिया में असद सरकार के समर्थक हैं। 2015 के बाद से रूस की सेनाएं सीरिया में मौजूद हैं। रूसी सेना यहां असद विरोधियों को कुचलने का काम करती है। माना जा रहा है कि इजराइल के सीरिया पर हमले अमेरिका की सहमति से हो रहे हैं ताकि रूस को पश्चिमी ताकत का ट्रेलर दिया जा सके। साथ ही ये संदेश दिया जा सके कि अरब पर अमेरिका का आधिपत्य है। हालांकि दुनिया को डर है कि इजराइल के जरिए रूस को भेजा गया अमेरिकी संदेश दुनिया में एक बड़ी जंग की शुरुआत कर सकता है, जो विश्व की दोनों सुपर पावर्स के बीच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल में अब ऐसा रक्तपात शुरू होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। हमास चीफ सिनवार ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल के अंदर आत्मघाती विस्फोट करवाएगा। इसके लिए उस हमास ने सुसाइड बॉम्बर्स की एक बटालियन तैयार की। इस खुलासे के साथ ही इजराइल में आत्मघाती हमले शुरू हो गए। दावा किया जा रहा है कि इजराइल में हमास के 2 दर्जन फदाइन हमलावर दाखिल हो चुके हैं। अरब युद्ध अब बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका है। अरब युद्ध में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब ये जंग खतरनाक चरण में प्रवेश कर गई है। अब इस युद्ध में आत्मघाती हमलों का दौर शुरू हो गया है। हमास ने इजराइल के अंदर फिदाइन हमले शुरू कर दिए हैं। हमास के इस षड्यंत्र के बारे में पता तब लगा जब इजराइल के हदेरा में फिदाइन हमलावरों ने बड़ा हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, कई की हालत बहुत गंभीर है। हदेरा में इस हमले के साथ ही हमास चीफ याह्या सिनवार ने बहुत ही बड़ा और खौफनाक ऐलान कर दिया है। सिनवार ने कहा है कि अब इजराइल में सुसाइड बॉम्बिंग का वक्त आ गया है। इस खूनी घोषणा के साथ ही सिनवार एक बार फिर खतरनाक मिशन में जुट गया है। सितंबर में इजराइल के हमले में सिनवार बाल बाल बच गया था, तभी से वो अंडरग्राउंड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान सिनवार ने सुसाइड बॉम्बर की बड़ी और खतरनाक बटालियन तैयार कर ली है। अब सिनवार अपने सुसाइड बॉम्बर को इजराइल में घुसपैठ करवा रहा है। हदेरा में हुआ आत्मघाती हमला इसी का परिणाम बताया जा रहा है। सिनवार ने इजरायली सैन्य ठिकानों की एक लिस्ट तैयार की है। फिदाइन हमलों के जरिए इन ठिकानों को तबाह करने का खतरनाक प्लान है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर दाखिल भी हो चुके हैं। ये इजराइल के अलग अलग शहरों में फैल चुके हैं और आत्मघाती हमला करने की फिराक में हैं। मतलब ये कि अब हमास इजराइल को सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए दहलाना चाहता है। इस रिपोर्ट के बाद इजरायली सेना और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं। इजराइल के अंदर हमास के सुसाइड बॉम्बर्स की तलाश तेज हो गई है।
उधर सिनवार इजराइल के हमलों से बचने के लिए बंधकों का सहारा ले रहा है। अमेरिका के मुताबिक उसी सुरंग में अंडरग्राउंड है जहां हमास ने बंधकों को रखा है, यानी सिनवार ने अब बंधकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा इजराइल के अंदर मौजूद है और वो है हमास के फिदायीन हमलावर। अगर सिनवार का नया षड्यंत्र सफल रहा तो इजराइल के अंदर एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसा नरसंहार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो आईडीएफ की बटालियन लेबनान में घुस चुकी है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। हिजबुल्लाह के तरह तरह के ट्रैप को नाकाम करने के साथ ही इजरायली सेना को सुरंगों की तलाश करनी है और उन्हें नष्ट करना है। कामयाबी की रफ्तार बहुत तेज नहीं है, लेकिन सीमा के करीब कई सुरंगों का खुलासा हो चुका है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक लेबनान का कोई भी बड़ा हिस्सा इजरायल के नियंत्रण में नहीं आया है। हिजबुल्लाह के इलाके में जाकर उसी के लड़ाकों का शिकार आसान नहीं है। दस दिन पहले इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। इससे पहले लंबी रणनीति भी बनी और सैनिकों की टुकड़ी का चयन भी किया गया, लेकिन इजरायल की रणनीति हिजबुल्लाह की बरसों पुरानी तैयारियों पर भारी नहीं पड़ सकी। इजरायल की सेना जिन इलाकों में मिशन चला रही है वहां बरसों से युद्ध की तैयारी की गई है। जमीन, जंगल, पहाड़, हर जगह हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकाने हैं। जमीन के भीतर भी हिजबुल्लाह की सुरंग का जाल बिछा हुआ है। यही वजह है कि ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत के साथ ही इजरायल के 10 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई। इजरायल के कई सैनिक गंभीर रूप से जख्मी होकर लौटे। इजरायल को बार बार सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। लेबनान इजरायल से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन गाजा की तरह यहां दूर तक देखे जा सकने वाले मैदान नहीं है। उत्तरी लेबनान में कई ऐसे इलाके हैं जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना पर नजर रख सकते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग मिली हुई है। लेबनान में गुरिल्ला प्रहार करने के लिए ठिकाने बरसों पहले बना लिए गए थे। हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास ईरान और रूस के घातक और आधुनिक हथियार हैं। इजरायल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कई कामयाबियां गिना चुकी है, लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली फौज को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। यही वजह है कि ग्राउंड ऑपरेशन के प्लान को बदलना पड़ा है। ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना की 36वीं डिवीजन को शामिल किया गया। सैनिकों की संख्या को 3 गुना करना पड़ा। सिर्फ दिन के समय ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया। रात होते ही सैनिकों को इजरायली सीमा में बुला लिया जाता था। इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को नाकाम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक इजरायली सेना लेबनान के एक भी इलाके को कब्जे में नहीं ले सकी है। अभी तक ऐसा कोई इलाका नहीं है जिसे इजरायली सेना ने अपना बेस बना लिया हो और वहां से हिजबुल्लाह का सफाया हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने बीते वर्षों में खुद को बेहद आधुनिक और ताकतवर बना लिया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजरायली सेना के हमलों के तरीकों के बारे में बताया गया है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह की कमजोरी पर ही इजरायल प्रहार कर पा रहा है। हिजबुल्लाह के पास ताकतवर एयर डिफेंस नहीं है। हवाई हमले को रोकने में हिजबुल्लाह असमर्थ है।
हिजबुल्ला के पास सरफेस टू एयर मिसाइल बेहद कम है। हिजबुल्ला कई बार इजरायली ड्रोन को गिरा चुका है, लेकिन अभी तक एक भी फाइटर जेट को गिराने में कामयाबी नहीं मिली है। यही वजह है कि लेबनान पर लगातार हवा से हमले हो रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले गाजा की तरह ही तबाही मचाई जा रही है, इलाके खाली कराए जा रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इजराइल के हमले की यही रफ्तार रही तो उत्तरी लेबनान जल्द ही खंडहर में तब्दील हो जाएगा और फिर इजराइल की सेना तमाम इलाकों पर कब्जा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा युद्ध को 1 साल बीत चुका है। गाजा में आम नागरिकों को युद्ध के कारण जो यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, उसे पत्रकार दुनिया के सामने ला रहे हैं। लेकिन गाजा सहित लेबनान में पत्रकारों की मौत हो रही है। इजरायली सेना पर आरोप है कि उसके जवानों ने 9 अक्टूबर को गाजा में अल जजीरा के एक वीडियो जर्नलिस्ट को जानबूझकर गोली मार दी। इसी क्षेत्र में हमारे रिपोर्टर और वीडियो जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। देखिए युद्ध के मैदान में किस तरह पत्रकार अपनी जान पर खेलकर आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जमीन पर अचेत पड़ा नीली बुलेट प्रूफ जैकेट पहने एक शख्स और फादी फादी चिल्लाते उसके साथी। ये तस्वीरें गाजा से आई हैं। अल जजीरा के पत्रकार फादी वाहिदी की गर्दन में गोली लगी है और आरोप इजरायली सेना पर है। गाजा से लेकर लेबनान तक कई पत्रकार युद्ध की रिपोर्टिंग करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। TV9 भारतवर्ष के पत्रकार भी इस युद्ध क्षेत्र में अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेबनान की सीमा में जहां इजरायल के हमले हो रहे हैं, वहां TV9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी और वीडियो जर्नलिस्ट निशांत कुमार मौजूद हैं। इजरायल के जिन इलाकों में हिजबुल्ला के हमले हो रहे हैं, वहां संवाददाता मनीष झा और वीडियो जर्नलिस्ट अमित बालियान मौजूद हैं। अभी यहाँ पर स्ट्राइक्स की गई थी और ये देखिए निशांत, अंदर की गाड़ियाँ, अंदर का साजो सामान, या फिर आप कह सकते हैं कि अंदर अभी भी, हालांकि कितना डीप इनसाइड होगा, ये कितना डीप पेनिट्रेट इसने किया होगा। सुमित चौधरी एक हफ्ते से लेबनान के वॉर जोन में हैं और निशांत कुमार के साथ उन जगहों से वीडियो रिपोर्ट भेज रहे हैं जहां इजरायल के बम गिर रहे हैं। लेबनान के अलग अलग इलाकों में लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूं, यहाँ पर अगर आप देखें पूरा इलाका, करीबन 8 से 10 बड़े कंपाउंड को बर्बाद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स आपको बता रही है कि किस तरीके की बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी। हालांकि हमें कहा गया कि कुछ देर में और बड़ी एयर स्ट्राइक्स होनी है। इजरायल में हिजबुल्ला के हमलों वाली जगह से मनीष झा अमित बालियान के साथ रिपोर्ट भेज रहे हैं। हम इस वक्त नॉर्थ इजराइल में मौजूद हैं, वो जगह जहां से लगातार साउथ लेबनान पर एयर स्ट्राइक की जाती है। और इस वक्त हमारे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए इस वक्त इजराइल के हेलीकॉप्टर किस तरह आसमान में उड़ान भर रहे हैं। अब ये समझिए कि ये वॉर जोन कितना खतरनाक है। इस युद्ध में अब तक 175 पत्रकारों की जान जा चुकी है। 6 अक्टूबर को फिलिस्तीन के एक पत्रकार हसन हमाद की इजरायली हवाई बमबारी में मौत हो गई। ये पत्रकार हसन हमाद का परिवार है। हसन हमाद के घर पर हमला इतना भीषण था कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। परिवार हमाद का शव पॉली बैग में लेकर अंतिम संस्कार करने पहुंचा। हसन के परिवार का आरोप है कि उनको इजरायली सेना ने धमकी दी थी। इजरायल ने कहा था कि गाजा में रिपोर्टिंग बंद कर दो। रिपोर्टिंग बंद नहीं की तो मौत तय है। गाजा और लेबनान में अब तक 175 पत्रकारों की मौत हो चुकी है और ये उनकी तस्वीरें हैं। इस भीषण वॉर जोन में TV9 भारतवर्ष के साहसी पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर आंखों देखा सच बयान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अमेरिका सदी के सबसे भीषण चक्रवात की मार झेल रहा है। फ्लोरिडा से टकराए मिल्टन चक्रवात ने शहर में भीषण तबाही मचाई है। करीब 10 लाख लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं।
कहीं शक्तिशाली बवंडर के खौफ से लोग भागते नजर आए, कहीं घरों की छत उखड़ गई, कहीं विशालकाय पेड़ किसी तिनके की तरह उखड़ गए। और आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, देखते हैं प्रोवो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या उमर अब्दुल्ला बनेंगे जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री? 95% यस, 5% नो। क्या नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री? 95% यस, 5% नो। क्या उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा? 85% यस, 15% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply. ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की।